कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस। जैसे कि आपको पता है हमारी ईवीएस की क्लास चल रही है। आज हमारी ईवीएस की क्लास 5 है। इससे पहले हमने ईवीएस की 4 क्लास कर दी हैं। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए। जो ईवीएस में इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं टॉपिक वाइज, हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। आज हमारी टॉपिक है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए है। इन्वायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के नाम से जिसको हम जानते हैं। ईवीएस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज सी टेट, यूपी टेट, री एच टेट, जो भी टीचिंग्स एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में जो बैक्टीरिया टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिटेल में डील करेंगे, ताकि आपकी एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटे। और इसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेगा, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के बारे में पूरी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। उसके एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में किसने खोज की थी, कब की थी, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में ईवीएस के जो आप समझते हैं, जो भी ईवीएस के आप टॉपिक पे क्वेश्चन देखे हैं किसी भी एग्जामों में, सभी टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बैक्टीरिया जीवाणुओं को पादप तथा जंतुओं के बीच कड़ी कहा जाता है। जीवाणुओं की, इसके बाद जीवाणुओं को पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। कड़ी कहा जाता है जीवाणु और जंतुओं के बीच में। जीवाणुओं और जंतुओं के बीच में क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है, ठीक है। कड़ी मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं, जुड़े हुए मान सकते हैं, ठीक है। इसका सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1683 में 1683 में एन एरनबर्ग ने उन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया था। सबसे पहले इनका पता किसने लगाया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1683 ईस्वी में इसका पता लगाया था। बैक्टीरिया को नाम बैक्टीरिया किसने दिया था, एनबर्ग ने उन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया था। तथा लुई पॉस्चर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है रेबीज की खोज किसने की थी, लुई पॉस्चर ने 1876 में बताया कि जीवाणु के द्वारा किण्वन क्रिया होती है। जीवाणु के द्वारा कौन सी क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है, याद रखेंगे आप। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। रॉबर्ट कोच ने आधुनिक जीवाणु का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आधुनिक जीवाणु का जनक किसको कहते हैं, रॉबर्ट कोच को कहते हैं, ठीक है। इसमें पादप की तरह कोशिका भित्ति होती है, जिस कारण इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें से आपको मेन पॉइंट क्या हो गया। सबसे पहले इसकी खोज पता किसने लगाया था, एंटोनी, या फिर खोज किसने की था इसके बारे में आपको वहाँ सवाल पूछेगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में इसका पता लगाया था। एरनबर्ग ने इसका नाम बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, ये ईवीएस में पूछा गया है। कब पूछा गया है, यूपी टेट में आपको पूछा गया था। सुपर टेट, यूपी टेट सभी के लिए आपको यहाँ पे हेल्पफुल क्लास होगी, ठीक है। लुई पॉस्चर, जो आपको पता है, लुई पॉस्चर 1876 ईस्वी में इसका जीवाणु का द्वारा किण्वन किया था। और रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु का जनक कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, उसके टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। छड़ा आकार या बेसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है, ठीक है। बेसिलस समझ में आ रहा है। गोलाकार या कोकस, ये गोल का एवं छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार, ऐसे कोमा जैसे छोटा, बहुत छोटा सा, ऐसे हम कोमा देते हैं किसी शब्दों के बीच में। या ब्रीबोरिया, वीबोरिया, ठीक है। वीबोरिया अंग्रेजी चिन्ह, जैसे कि कोमा के आकार का उदाहरण वीबोरिया, कोलरी आदि, ठीक है। शरीफ लाकार स्प्रिंग या क्रू के आकार का होता है। बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, यहाँ पे सभी टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। एजोटोबैक्टर एजोस्फायरिलम तथा एलोक्स्ट्रीडियम
जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। मिट्टी में निवास करने वाले कौन से होते हैं? क्लोरोस्ट्रीडियम, ठीक है, एजोल एजोस्पाइलिडम, नाम थोड़ा कठिन होते हैं इनके, एलोटोबैक्टर, अजीब सब नाम है, थोड़ी सी याद कर रखना होगा आपको। निवास करते हैं, वह मिट्टी के कणों के बीच स्थिर वायु एवं नाइट्रोजन का स्थितीकरण बनाए रखता है। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, याद रखिए ये बात। एना एनाबीना तथा नोस्टोक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 स्थिति करती है, नाइट्रोजन की स्थिति करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राइबोसोम, कई बार हमने पढ़ा है। बैक्टीरिया, जोमियम इत्यादि जीवाणु जातियां लेग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधे जड़ों में रहती है, वायुमंडल की स्थितिकरण करती है, ठीक है, नाइट्रोजन की स्थिति करती है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण करते हैं। क्या करते हैं? दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका क्या करते हैं? पाश्चीकरण करते हैं। दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ये क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा गया था। आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मैं वीडियो को लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा। क्या पूछा गया था आप बताइए। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? आपको याद होगा, यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है, मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर अभी आपको हमने कहा, यहाँ तो नहीं, यहाँ पर मिलेगा आपको। कौन सा है इसमें आप ढूंढ के इसका राइट आंसर कहाँ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, आपको मिल रहा हो ना? पाश्चीकरण के लिए कर सकते हैं। पाश्चीकरण की खोज कब हुई थी? पाश्चीकरण की खोज 1856 ईस्वी में लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर ने अपने नाम से रखा था लैक्टोबैसिलस से। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जिनको याद नहीं होगा वो नोट डाउन करते चलेंगे। किसने इसको ढूंढा था? 1856 ईस्वी में लुई पास्चर ने इसका खोज किया था। इसमें दो विधियां लुई पास्चर ने दिया था। कौन सी विधि? दूध अधिक दिनों तक रखने के लिए, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, LTH। दूध को 62 डिग्री 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने से, बार बार अगर उसे इतना टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो उसकी जो बैक्टीरिया होती है मर जाती है और दूध कई दिनों तक चली रहती है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, HTST। दूध को 71.70 डिग्री पर 15 सेकंड गर्म करने पर थोड़ी अत्यधिक दिनों तक दूध को आप रख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया उतने टेम्परेचर पर खत्म मर जाती है, ठीक है। चर्म उद्योग में चमड़े से बाल और वसा हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है। जैसे कि आपको पता है, भारत में चमड़ा उद्योग की अच्छी खासी इसकी यहाँ पर स्कोप है। बहुत सारे आपने जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स वगैरह सब चमड़े के देखे होंगे। तो किसी न किसी जानवर से आपको चमड़े का मिला होगा। तो जानवर को जब भी फैक्ट्री में लेके जाया जाता है तो उसमें अत्यधिक बाल होते हैं, ठीक है। बालों को हटाने के लिए और वसा को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवाणुओं की मदद लेनी पड़ती है। इसे चमड़ा कमाना, टेनिन कहते हैं। इसे चमड़ा को हटाना मतलब कमाना, मतलब हम लोग के यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कमाना मतलब किसी चीज़ को हटाना। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की कड़ी, चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव्य कुचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन सी टेट में, आप सी टेट का एग्ज़ाम दिए हैं किन्होंने? किसी स्टूडेंट ने, तो आपको पता होगा कि सी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देते हैं। इसलिए अचार मुरब्बा बहुत अधिक दिनों तक रखा नहीं जाता। अचार और मुरब्बा बहुत दिनों तक रखा खराब नहीं होता। तो यही सवाल तो पूछा था, अचार को बहुत दिनों तक रखने के लिए क्या करनी चाहिए। चलिए अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। शीत संग्रहकार कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री से -18 डिग्री पर सामग्री का संचयन होता है। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे सामानों को हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए कितने डिग्री का टेम्परेचर होनी चाहिए? -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए, रख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। ब्रायोफाइटा क्या है? सबसे सरल स्थलीय पौधा का एक ग्रुप है। इस प्रभाव में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोरम का पूर्ण अभाव होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ये आपको सवाल पूछ सकता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपवर्तन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। कौन से सहायता? अब यहाँ पर एक पॉइंट, मेन पॉइंट आपको यहाँ पे एसएसटी में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। किसमें? एसएसटी में सवाल पूछे जा सकते हैं, सेकंड पेपर में जो एसएसटी रखते हैं उसमें। तो कैसे? किस समुदाय के पौधे मृदा अपवर्तन को रोकने में मददगार है, सहायता है। मतलब मृदा अपवर्तन जो बारिश के समय वजह से, ढलान की वजह से, तो बहुत सारी वजहों से क्या होती है, मृदा हमारी मिट्टी कटने लगती है। तो मिट्टी कटने के बचाव के लिए क्या करते हैं? कौन सी समुदाय के पौधे? ब्रायोफाइटा जो स्थलीय आसानी से, सरल, ये आसानी से मिल जाते हैं, लगभग ग्रुप में रहते हैं, ये ग्रुप में सम्मिलित रहते हैं, समूहों में, ठीक है। 25,000 लगभग जातियां सम्मिलित एक जैसे मिलकर रहते हैं। बहुत सारे पौधे अगर एक ज़मीन पर एक जगह और सम्मिलित रहेंगे तो उस जगह की मिट्टी को जड़ें पकड़ लेती है और मृदा अपवर्तन नहीं होने देते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आप इसको नोटिस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्फेगनम ये क्या है? नमक नामक मॉस अपने स्वयं के भार के 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा चीज़ है जो अपने वजन से, मान लीजिए उसके 1 kg है तो उसको 18 kg क्षमता, वो अपने पानी को सोखने में मदद करती है, क्षमता रखता है, ठीक है, सोख लेती है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए खुले से बचाने के लिए करते हैं। सूखने से बचाने करते हैं। माली मतलब जो होते हैं गार्डन वाले सब होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर इस पौधे को लेके जाते हैं तो सूखने में से बचाते हैं ताकि वो सूख ना जाए। इस फेगना मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट, ईंधन के रूप में कौन से पौधों का इस्तेमाल होता है? स्फेगनम, ठीक है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट है टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। ये क्या है टेरिडोफाइटा? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा क्या है एक्चुअली में। पहला पॉइंट है, इस समूह के पौधे नमी, छायाकार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिक से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इसके? नमी में, छायादार स्थानों, जंगलों, पहाड़ों पर स्टोफाइटा पाया जाता है। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां में विभेदित रहता है। तना साधारण जाय राइजोम के रूप में रहती हैं, ठीक है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण रूप विकसित होते हैं, परंतु जाइलम से वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशिकीय नहीं होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा आपको? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीडीपी का चैप्टर करेंगे। सीडीपी का चैप्टर तो आपको मिल गया, ईवीएस का मिल गया, अब हम मैथ करेंगे। आज हमारा बैक्टीरिया, जीवाणु वाला। इसके बाद हमारे जीवाणु के टॉपिक पर जितने भी आज तक सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको इंक्लूड करके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बना के अगले क्लास में देंगे, जिसको हम ईवीएस टेस्ट सीरीज़ के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।